Hello everyone, how are you all? Your exams are coming near, so I hope you guys are preparing well. अब हम करेंगे आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ मलेरिया। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बट हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया हम लोगों को पता है कि ये वेक्टर डिजीज़ होती है, या फिर मैं बोलूँ कंटेजियस डिजीज़ होती है जो मच्छरों से फैलता है ना। डेंगू, मलेरिया, ये सब पानी में जब वो होता है, मच्छर की वजह से होता है, एंड ये कंटेजियस होता है, ये बहुत जल्दी फैलता है। तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी फैलेगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन चाहिए होती है, प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर चाहिए होती है। अगर नहीं होता तो अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो एक इंसान की लाइफ भी जा सकती है ना। तो अगर मैं इसके बारे में पढ़ूँ तो इकोनॉमिक्स जो मतलब जो मलेरिया है, इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट। फर्स्ट इकोनॉमिक एवेल्युएशन ऑफ मलेरिया प्रोग्राम वॉज मेड बाय सिंटन। मतलब जो मलेरिया एक जैसी डिज़ीज़ को इकॉनमी से जिसने फर्स्ट टाइम रिलेट किया था, दैट वॉज सिंटन, ठीक है। ये वो पहला इंसान थे जिन्होंने बोला दैट मलेरिया कॉस्ट मनी क्वाइट अ लॉट बिकॉज ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। उन्होंने कहा जो मलेरिया की इकोनॉमिक कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट में बहुत पैसा चाहिए होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मलेरिया काफ़ी सीवियर हो जाता है, हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते, जिससे कि इंसान की डेथ हो जाती है, तो फैमिली लॉस हो जाता है, या इंसान डिसेबल्ड हो जाता है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है, या वो डी प्रोड्यूस, मतलब कि ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, जिससे कि वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता। इन अ पर्टिकुलर सीजन शुगर केन वॉज प्रोड्यूस, इफ़ दैट टाइम फार्मर वर इल देन देयर इज़ लेस प्रोडक्शन। देखो ना, अगर फार्मर है, उसे मलेरिया हो गया, मलेरिया क्या होता है, रुके हुए पानी में, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फील्ड्स वगैरह में काम करते हैं, जहाँ रुका हुआ पानी, मक्खी, मच्छर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर शुगर केन एक पर्टिकुलर पीरियड में उगता है, उस पीरियड में इंसान को, जो फार्मर है, उसको अगर मलेरिया हो गया तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा हम इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं बाय टेकिंग सब प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव मेजर्स। हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि ये सब प्रिवेंट हो। प्रोडक्शन लॉस कैन बी अवॉइडेड बाय प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट इन लेबर फोर्स। उससे कहा अब प्रोडक्शन लॉस, मतलब ऑब्वियसली मलेरिया रोकने से नहीं कर सकते, लेकिन मलेरिया के जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसे रोक सकते हो। हेल्थ प्रमोट करो, लोगों को अवेयर करो, डिज़ीज़ प्रिवेंशन वो करो, ट्रीटमेंट के बारे में बताओ। इससे एटलीस्ट क्या होगा ना, अगर लोग अफेक्ट भी होंगे तो उनकी डेथ नहीं होगी, या वो लोग रीप्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनकी एफिशिएंसी पे हार्म नहीं आएगा। मलेरिया इज़ फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू एज अ डिजीज़ ऑफ द पुअर एंड द बर्डन इज़ ग्रेटेस्ट अमंग द पूरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मलेरिया ना पुअर की, मतलब गंदगी से आती है, रुके हुए पानी से आती है, जहाँ प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा, तो ये सब क्या है, अंडर डेवलप कंट्री की निशानी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जो है पुअरेस्ट कंट्री में सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि सहारा साउथ अफ्रीका, ठीक है। पीपल सीक ट्रीटमेंट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग मॉडर्न हेल्थ प्रोवाइडर्स इन द पब्लिक, नॉन NGO एंड कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर्स। क्योंकि यहाँ पे जो है हम सिर्फ हॉस्पिटल्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, तो हम मॉडर्न हेल्थ प्रोवाइडर्स, NGOs, पब्लिक हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, ट्रेडिशनल हीलर्स, फार्मेसी, इन सब का रोल होता है एक उसको हील करना, ठीक है। बेसिकली इसका सिम्टम होता है फीवर, तो लोग इसका ही ट्रीटमेंट करते हैं। जब तक मलेरिया डायग्नोज होता है तब तक वो बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैव बीन शोन टू बी रिस्क फैक्टर फॉर मलेरिया इन्फेक्शन। उन्होंने क्या बोला, मलेरिया इन्फेक्शन फैलने से क्या होता है, एक इंसान जॉब छोड़ देगा, माइग्रेट होकर गाँव चला जाएगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। At present, World Bank direct financing for malaria control activities account for over 200 million more than 25 countries. में गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, गवर्नमेंट इज़ recognizing the need of controlling malaria and they are putting some efforts. But then again, it's not only the government who is responsible, who can control this thing, because it is even though it's a standalone project, but we need integrated support. हम लोगों को हर तरीके से सपोर्ट चाहिए, ठीक है।
बेसिकली एज आई सेट मलेरिया, डेंगू ये वेक्टर डिजीज़ होती है, तो इसका जो पूरा वो आता है इसे वेक्टर कंट्रोल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, है ना। इट डिपेंड्स ऑन वेक्टर कंट्रोल, मतलब डिजीज़ को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। इसमें हम ये देखते हैं कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, हेल्थ रिजल्ट क्या है। कंट्रोल ऑफ एनी डिजीज़ डिपेंड्स ऑन वेक्टर डायनामिक्स। आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हो डिपेंड करता है आपके वेक्टर डायनामिक्स पे। आप ये देखते हो मलेरिया के रीज़न क्या है, कैसे आप वो कर सकते हो, कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, जो पानी है उसको कैसे वो कर सकते हो, डिज़ीज़ के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, उसके जर्म्स को आप कैसे किल सकते हो, कौन सी दवाई अवेलेबल है, एंड सो ऑन। इफ़ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड देन दैट द बेनिफिट। अगर आप मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो तो आप शायद कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उसके ले सकते हैं। इकोनॉमिक बर्डन। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ आर कंसर्न विद द इम्पैक्ट एट अ लेवल ऑफ होल इकोनॉमी। ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंसर्न अगर मैं बात करूँ, इसकी वेक्टर डिजीज़ की बात करूँ, तो मैं होल इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। और अगर मैं होल इकोनॉमी की बात कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कैसे इस चीज़ से पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक बर्डन माइक्रो की बात करूँ तो मलेरिया में देखूँ मलेरिया का इंडिविजुअल हाउस होल्ड फर्म में क्या असर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंशन ट्रीटमेंट हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ का डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, आप कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे आप उसका लेबर टाइम कॉस्ट कम कर सकते हो। मलेरिया क्या इम्पैक्ट करता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्रीज़, टू मेजर एसेट। अगर यहाँ कहीं किसी भी सिटी या उसमें मलेरिया इन्फ्लिक्ट हो गया तो हम ये देखते हैं वो दो मेजर एसेट्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है। पहला है लोग, दूसरा है लैंड। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पीपल एंड लैंड। तो हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि कैसे वो अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि बेसिकली ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और हम यही देखते हैं कि मलेरिया की डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। प्रोडक्टिविटी इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज इट लीड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन नेशनल इनकम एंड जीडीपी, है ना। तो हमें बेसिकली तो यही कंट्रोल करना है उसमें। द COBI ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कंज्यूम्स द हाउस होल्ड रिसोर्स एंड द बर्डन ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर। COBI क्या मतलब, हम इसमें ये देखते हैं कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो मलेरिया को, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, कैसे गवर्नमेंट के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करती है, कैसे आप इन सब चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये छोटे बच्चों को भी हो जाए, बड़ों को हो जाए, इसको भी हो जाए, इसका हार्मफुल इम्पैक्ट तो होता ही है। इट इज़ नॉट समथिंग टू बोस्ट अबाउट, क्योंकि और सबसे मेन इसका कंसर्न होता है आपको प्रॉपर सैनिटेशन करना है, आपको प्रॉपर क्लिनलीनेस के बारे में सोचना है। आप इसके साथ कुछ भी वो नहीं कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वंस मलेरिया हो, अगर आप देखते हो ना एक जगह मलेरिया होता है तो वहाँ पे के बहुत सारे लोगों में फैल जाता है मलेरिया, है ना। तो ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें बहुत कॉस्ट ख़राब होगी, उस कॉस्ट को बचाने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। Through its negative impact on child health as well as school attendance, performance and cognitive development, malaria reduces the accumulation of human capital. अगर किसी बच्चे को हो जाता है उसके मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव असर पड़ेगा, बच्चे की वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा, स्कूल नहीं जा पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, उसका मेंटल डेवलपमेंट वो होगा, उसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल में भी तो फ़र्क पड़ेगा। इट विल इम्पैक्ट दैट ऑल्सो। मलेरिया का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारियाँ होती कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ देती है। प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग टर्म वो करती है, हमारी वर्कफोर्स को मेजर लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करती है। तो इट इज़ नॉट समथिंग टू बी ओके अबाउट। The poor tend to be affected most adversely as they usually have limited access to health services. इन्होंने बोला अगर वो लेबर क्लास की बात करें तो जो पुअर लोग होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं मलेरिया से एज़ कम्पेयर टू रिच लोग, क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसके ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाए, ठीक है। उनके पास लिमिटेड हेल्थ एक्सेस होता है इस वजह से, एंड ऑल्सो वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं, ठीक है।
वो देखते हैं कि कैसे वो बचा सकते हैं, क्योंकि एंड ऑल्सो ये मेरे ख्याल से इतना इफेक्टिव नहीं ले पाते, उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पार नहीं है कि वो अपने इन फैक्टर्स को अवॉइड कर सके, मलेरिया फ्री रह सके। वो ऐसे छोटे छोटे स्लम एरियाज़ में रहते हैं या ऐसी ओवर क्राउडेड जगह में रहते हैं जहाँ पे सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल उनको इम्पैक्ट करती ही करती है। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू नो। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या है मलेरिया का? एक पर्टिकुलर इंसान अपनी इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन स्पेंड करता है मलेरिया के प्रिवेंशन में एंड उसके ट्रीटमेंट में। एक्चुअल में मॉस्किटोज़ बहुत फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं हाउस होल्ड्स में, घरों में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। तो हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट या जैसे भी है ना अपनी एक सिग्निफिकेंट इनकम या स्पेंड करते हैं उसके प्रिवेंशन में। बाय चांस अगर आपका प्रिवेंशन मेथड अच्छा नहीं है तो आप अगर इन्फेक्ट हो जाते हो तो इसका ट्रीटमेंट बहुत पैसा लेता है, इसका ट्रीटमेंट एक्चुअल में बहुत पैसा लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऑल्दो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, although there are large differences across household and locations, spending on prevention through mosquito coil, aerosol spray, treated bed net and mosquito repellent has been estimated to the range between इतना। जैसे कि मैं बता रही थी, हाउस होल्ड में लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। कुछ लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, कुछ लोग कम स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर मैं मॉस्किटो रिपेलेंट की बात करूँ तो आप पैसा स्पेंड कहाँ करते हो? मॉस्किटो कॉइल्स हो गए, रिपेलेंट्स हो गए, जो स्प्रेज आते हैं, एरोसोल स्प्रे आप लोग देखते हो ना घर के बाहर, वो लॉन्ग स्प्रेज आते हैं। ठीक है, बेड नेट्स हो गए, ये सारी चीज़ों पे हम लोग पर मंथ मतलब पर पर्सन अच्छा खासा पैसा स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऑन एन एवरेज अ फैमिली ऑफ 5 स्पेंड्स $55 एनुअली ऑन प्रिवेंशन कंपेयर टू मीडियन पर कैपिटा इनकम ऑफ $800। तो दिस क्लियरली शोज़ कि हम लोग एक तरीके से बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो सिग्निफिकेंट शेयर जाता है बहुत अच्छा जाता है। नेक्स्ट है, इन 4 कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका अ हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन मलेरिया रिलेटेड ट्रीटमेंट वॉज एस्टिमेटेड टू बिटवीन 0.39 to 3.84 पर पर्सन। तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा है, क्योंकि सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ जो होती है वो पुअर कंट्रीज़ होती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो पुअर कंट्रीज़ होती है उसमें ये वेक्टर डिजीज़ेस ज़्यादा होती है ना। तो अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट में भी ज़्यादा पैसे लोग कमाएंगे। और उनकी इनकम प्रपोर्शन के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कम कमाते हैं, वो लोग पुअर है ना। ठीक है, इस वजह से अगेन on average a family of 5 would spend $93 annually on malaria related treatment, which is again a very significant portion. ठीक है, it says the burden of malaria on household and individual is substantial due to the time spent caring for the ill or seeking care. मलेरिया होना से ज़्यादा मलेरिया का जो खर्चा होता है, जो एक इंसान जब बीमार पड़ता है उसकी सिकनेस, उसकी केयर के लिए जो पैसा लगता है वो बहुत बड़ा होता है, असर पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग आई वुड से। मलेरिया कंट्रोल। ठीक है, सो अभी हमने क्या पढ़ा कि मलेरिया एक हाउस होल्ड के खर्चे को कितना, और हमने देखा कि एक सिग्निफिकेंट शेयर होता है। एक्चुअल में इसकी एक वो जो शेयर है वो बहुत बड़ा शेयर माना जाता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे मलेरिया कंट्रोल क्या होता है। इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मलेरिया कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, हम इन बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इकॉनमी को
मेजर इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट बेसिकली अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे मलेरिया को कंट्रोल, क्योंकि मलेरिया एज आई सेड NGOs, पब्लिक हेल्थ सेक्टर सबकी ज़रूरत होती है। हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, हमें सस्ते में वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। सो दे से देयर आर 2 मेन जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट 2 तरीक़ों से इंटरफेयर करती है। पहला है इक्विटी, दूसरा है पॉवर्टी। पहला है कि इक्विटी नहीं है, कुछ लोग रिच है, कुछ लोग पुअर है, और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एज आई सेड मलेरिया वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट करती है जहाँ पॉवर्टी होती है, ठीक है। लैक ऑफ परचेजिंग पावर इज़ अ फंडामेंटल कंस्ट्रेंट टू अफेक्टिव मलेरिया कंट्रोल। लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए मलेरिया कंट्रोल इफेक्टिव तरीके से हो ही नहीं पाता। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ठीक है। उन्होंने कहा पॉवर्टी और मलेरिया हाईली कोरिलेटेड है। जहाँ ज़्यादा पॉवर्टी वहाँ ज़्यादा मलेरिया, जहाँ कम पॉवर्टी वहाँ पे लोग अवेयर है, वहाँ पे इतनी गंदगी नहीं है, वहाँ मलेरिया भी कम है। द बर्डन ऑफ डिजीज़ कैन हैव इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर वेरी पुअर हाउस होल्ड। उन्होंने क्या बोला कि क्या कहते हैं, जो इकोनॉमिक कॉस्ट, जो पुअर हाउस होल्ड होता है वहाँ पे एक इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है सब कुछ, ठीक है। लोग बीमार पड़ते हैं, पॉवर्टी में उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि उस चीज़ को वो ओवरकम कर सके, ट्रीटमेंट करा सके। तो इन्होंने बोला पॉवर्टी और इक्विटी मेजर कंसिडरेशन है, आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। Is malaria control a good value for money? Interventions available for control of malaria can be at different level, ठीक है। जो मतलब इंटरवेंशन अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस है, वो अलग अलग लेवल पे है। सबसे पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो पुअर इक्विटी लेवल पे एलोकेटेड है, ऐसा तो नहीं पुअर को सब मिल रहा है या रिच को सब मिल रहा है। तो हम देखते हैं क्योंकि डिजीज़ डेथ पुअर केसेस में ज़्यादा है, तो वो चॉइस ऑफ इंटरवेंशन किस लेवल पे इंटरवीन करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से उसका आउटकम होगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एंड ऑल्सो डिलीवरी मेथड क्या होगा, किस तरीके से हम उस चीज़ को कोरिलेट या कोहेंट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। देखो अब ये क्या कहता है, मेकिंग इंटरवेंशंस इफेक्टिव रिक्वायर कंसिडरेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल फैक्टर्स। आपकी इंटरवेंशन इफेक्टिव हो, आप गवर्नमेंट जो काम कर रही हो तमीज़ से करे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हो, बीमारी कैसे है, कहाँ है, क्या ट्रीटमेंट है, लोगों का बिहेवियर क्या है, लोगों के सिम्टम्स क्या है, कितना पैसा लग रहा है, कैसे मैनेज होगी, ये सारी चीज़ों पे आप डील कर रहे हो। ये सारे फैक्टर्स को डील करोगे तभी एक अफेक्टिव इंटरवेंशन होगा। The economic tool of cost effectiveness analysis involves comparison of the cost of intervention in terms of value of resources used and their benefits. अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करूँ तो मैं इसमें क्या देखती हूँ, मेरे क्या कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन क्या है, क्या रिसोर्सेज की वैल्यू है, उसका बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं, हेल्थ आउटकम्स क्या है, ये सारी चीज़ें। कॉस्ट बेनिफिट रेशो क्या होता है, जहाँ पे आप टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखते हो, आप देखते हो हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, मैं कितना यूनिट पर यूनिट पैसा लगा रही हूँ और कितना पर यूनिट उसके बेनिफिट्स है, ठीक है। The most cost effective strategy has the lowest CBR, and by comparing the CBR for a range of intervention resources can be allocated to maximize health gain. उन्होंने क्या बोला, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, जहाँ पे लोएस्ट CBR होता है, जहाँ पे आप देखते हो रिसोर्स आप ऐसे एलोकेट कर रहे हो कि मैक्सिमाइज हेल्थ बेनिफिट्स मिले। मलेरिया रिलेटेड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या होती है, डेथ को कम करना, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ को कम करना, डिस्काउंटेड ईयर्स ऑफ लाइफ गेन। तो ये सारे मेजर्स होते हैं जहाँ पे हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। इट सेज द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स इज़ अ मेजर ऑफ हेल्थ गेन विच इनकॉपरेट्स बोथ डिसेबिलिटी एंड डेथ प्रिवेंशन, कि हम कितना जी पाए, कितना हमने अपनी चीज़ को अवॉइड किया। कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्टडी विल वेरी फ्रॉम फॉलोइंग रीजन।
मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस हर जगह अलग अलग होती है, उसके अलग अलग होने के रीज़न क्या होते हैं हम उसको पढ़ते हैं। मेथड्स अलग अलग है, आप जो कैलकुलेट कर रहे हो आपके फॉर्मूलेज अलग है, ठीक है। हर जगह की एपिडेमियोलॉजी अलग है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग है, वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। आप जो कुछ स्टडीज़ करते हो ट्रायल मेथड पे होते हैं, उसकी ऑपरेशनल सेटिंग्स अलग होती है, किसी की हायर साइड पे होती है कंप्लाइंस, किसी की लोअर साइड पे होती है। ट्रांसमिशन कहीं पे आप देखते हो कि बीमारी बहुत जल्दी फैल रही है, कभी आप देखते हो बीमारी इतनी जल्दी नहीं फैल रही है। पैरासाइट्स अलग होते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ मलेरिया हो रहा है लेकिन वेक्टर तो अलग है ना, उसके जीन्स अलग है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस कितना है, आपका ड्रग जो आप दे रहे हो वो किस तरीके से वो कर रहा है। इकोनॉमिक एनालिसिस किस पे डिपेंड करता है हमारा। इकोनॉमिक अगर मैं बात करूँ कि हाँ भाई ये इकोनॉमिक अफेक्टिव है, ये इकोनॉमिक इनफेक्टिव है, ये इसका फ़ायदा है, इसका नुकसान है, ये किस पे डिपेंड करता है। डिज़ीज़ होने पे आप कैसे प्रोडक्टिविटी बचा सकते हो, कैसे आप वो कर सकते हो कि आपका बेनिफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का नुकसान ना हो। इट सेज सेविंग एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू डिजीज़ विच वी कॉल एज बेनिफिट, ठीक है। फिर आप इसमें ये देखते हो कि आपके प्रिवेंटिव मेजर्स में, प्रोमोटिव मेजर्स और ट्रीटमेंट में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड ट्रीटमेंट विच इज़ द कॉस्ट। Here, man's days are lost, but man's own earning is not lost, by which means due to his suffering he cannot go to work, but his salary is not lost. इसमें हम ये देखते हैं कि एक इंसान ने कितना काम नहीं किया लेकिन फिर भी उसको सैलरी मिल रही है, मतलब काम नहीं किया, प्रोडक्शन कुछ नहीं है लेकिन सैलरी मिल रही है, ये बेनिफिट उसको कितना मिल रहा है, ये भी हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस में आता है। हेल्थ एक्सपेंडिचर कैसे मिनिमाइज़ हो रहा है, कैसे आप प्रिवेंशन मेजर्स ले रहे हो जिससे कि आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट कम से कम आ रहा है, क्योंकि इसमें भी हमारी इकॉनमी का पैसा फ़ायदा होता है। प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लेना, इस इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन को। सी इट सेज पर कैपिटा कॉस्ट है ₹10, बेनिफिट है 20%, टारगेट पॉपुलेशन 30, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 30 × 10, बेनिफिट क्या हो जाएगा 6,000 का, ठीक है। मलेरिया कॉस्ट अगर 100 रुपये की है तो हमने इतने 6,000 के इतने 100 रुपये 6 लाख रुपये बचाए, तो निकाल कि बेनिफिट कॉस्ट ज़्यादा फ़ायदा होता है। इकनॉमिक्स ऑफ मलेरिया कंट्रोल। ट्रीटमेंट इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ हैम्पर्ड बाय 3 की। अगर आपको मलेरिया होता है, आप चाहे पब्लिक सेक्टर में चाहो चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहो, 3 वीकनेसेस होती है मलेरिया ट्रीटमेंट की। सबसे पहले लो क्वालिटी ऑफ केयर। प्रॉब्लम विद क्वालिटी ऑफ केयर एग्जिस्ट इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्वालिटी सर्विसेज ही नहीं है, ठीक है। टेक्निकल क्वालिटी नहीं है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, अफेक्टिव हेल्थ केयर ट्रीटमेंट नहीं है, तो इंसान उससे अफेक्ट होता ही होता है। इनएफिशिएंसी इन सर्विस डिलीवरी। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी है, ठीक है। ड्रग्स इनएप्रोप्रिएट है, स्टाफ ट्रेन नहीं है, पॉलीफार्मेसी के पास ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, ये वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। लो यूटिलाइजेशन ऑफ एडवोकेट केयर, ठीक है। प्रॉम्प्ट एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मलेरिया केस मैनेजमेंट, ठीक है ही नहीं। यूटिलाइजेशन रेट्स आर ऑफन लो, ट्रीटमेंट सीकिंग डिलेड है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस, तो ये सारी चीज़ें है ही, ठीक है। फिर हम आते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मलेरिया। डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या है, पेशेंट की प्रेफरेंस क्या है, गुड्स एंड सर्विस का एक्सेस है या नहीं है, लोग नॉलेज है लोगों को या नहीं है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे एडजस्ट होगी इस, ठीक है। चॉइस ऑफ प्रोवाइडर ऑफ मलेरिया केयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैसिलिटी, प्राइस, ट्रेवल टाइम, वेटिंग टाइम फॉर ट्रीटमेंट, डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट। हम देखते हैं इफ़ द इनकम इज़ इंक्रीजिंग, इंडिविजुअल लीन्स मोर, मतलब सेल्फ मेडिकेशन वो लेता है, हाउस मतलब वो ईज़िली दवाई ले सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मैरिड लोगों को ज़्यादा फैलता है वो सब, है ना, तो अगर मैं बात करूँ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की, तो क्या क्या होता है। इंसिडेंस ऑफ मलेरिया इन द एरिया, फैमिली मेम्बर्स, हाउस होल्ड साइज, परसीव क्वालिटी ऑफ केयर और सर्विस, करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, ट्रैवल टाइम क्या है, ट्रीटमेंट टाइम क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। कंस्ट्रेंट ऑन डिमांड क्या है,
प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं है, टेक्निकल इश्यूज़ है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ये कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इनको पता ही नहीं कि उसके एजेंट्स क्या होते हैं, डॉक्टर्स इफेक्टिव एडवाइस नहीं देते तो पेशेंट्स मानते नहीं हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट ही समझ में नहीं आता, ये बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट है कॉस्ट इंकर्ड बाय पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी। इट may take some time for mothers to mobilize the money and approval necessary to take their children to a health facility। ठीक है, लोग क्या करते हैं इनिशियली ना अवॉइड करते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से मदर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस चीज़ को वो करने के लिए, तो ये इशू बन जाता है। ठीक है, सप्लाई ऑन द सप्लाई साइड द बिहेवियर ऑफ प्रोवाइडर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर नॉलेज, है ना। प्रोवाइडर्स के पास नॉलेज होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, कितना कंपटीशन है, उनके पेशेंट क्या सोचते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है, लाइसेंस मिल रहा है नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, रेगुलेटरी सैंक्शन कैसा है, टैक्सेस किस हिसाब से लिए जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। इन द लास्ट 10 years कंसिडरेबल नॉलेज हैज़ बीन गेन अबाउट द सप्लाई ऑफ मलेरिया कंट्रोल। ये चीज़ मैंने बोला है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है, नॉलेज तो आई है, तो अबंडेंट एविडेंस, ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में बहुत ज़्यादा वो आई है, लेकिन फिर भी पुअर क्वालिटी है, वेटिंग टाइम है, इनएक्यूरेट डायग्नोसिस है, प्रिस्क्रिप्शन में अच्छी एडवाइस नहीं है, ड्रग्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, इनफेक्टिव ड्रग है जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ा रहता है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। ठीक है, पर प्राइवेट सेक्टर्स में तो और भी ज़्यादा डिलीवरी प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टाफ नहीं है, ट्रेन स्टाफ नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, अननेसेसरी ड्रग अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, और जो इंजेक्शंस है वो इतने कॉस्टली है कि सब अफोर्ड कर भी नहीं सकते। द बिहेवियर ऑफ प्रोवाइडर्स किससे इन्फ्लुएंस होता है? नॉलेज से, फाइनेंशियल इंसेंटिव से, कंपटीशन से, पेशेंट परसेप्शन से, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उससे, रिसोर्सेज से जो कि स्कार्स है इन सबसे। Constraint on supply. Many of the problems concerning the supply of malaria treatment are linked to broader problem of health service. उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है, पुअर रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम है डिलीवरी ऑफ गुड क्वालिटी मलेरिया ट्रीटमेंट नहीं है, लोग इन्फॉर्म नहीं हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर ट्रेन नहीं है, ये सारे मेजर इश्यूज़ है। ठीक है, लिमिटेड फॉर्मेशन इज लाइकली मोस्टली प्रोनाउंस इन शॉप्स एंड अदर कमर्शियल वेयर दोज सेलिंग ड्रग्स हैव मिनिमल ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स everything is not that much form. So this is all about Malaria.